Right disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976, allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing. Non-profit, educational, or personal use tips the balance in favor of fair use. तो आओ यार, अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। हेलो गाइस और स्वागत है आप सबका हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों बहुत सारे रिक्वेस्ट के बाद मैंने एक बंदे से प्रॉमिस किया था कि मैं इसका एपिसोड 1 लाऊंगा और इस वीडियो के अंदर हम क्या बातें करेंगे तुम्हें थंबनेल से तो पता लग चुका होगा। 20th सेंचुरी बॉयज को लिखा है नाओकी उरासावा ने, जिन्होंने मॉन्स्टर को भी लिखा था और ये मांगा भी एकदम कमाल की है, झक्कास है। लेकिन इसके ऊपर पहले भी बहुत सारे वीडियोस बन चुके हैं यूट्यूब के अंदर जिनमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं है और अगर इसमें अच्छा रिस्पॉन्स नहीं रहेगा तो मुझे मजबूरी में इसको थोड़ा सा स्किप करना पड़ेगा। दोस्तों चैप्टर 1 की शुरुआत होती है 1973 में, जहाँ पे हम एक स्कूल को देखते हैं। वहाँ पे लंच ब्रेक चल रहा होता है, बच्चे खाना खा रहे होते हैं, बैकग्राउंड में एक सूदिंग सा म्यूजिक बज रहा होता है। इसके बाद हम एक लड़की को देखते हैं जिसको किसी ने बांध के रखा होता है, एक तरह से किडनैप कर लिया होता है और वहाँ पे वो लड़की अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करती है, थोड़ा सा चपर चपर करती है लेकिन मुंह तो बंद होता है तो कुछ बोल नहीं पाती। तभी एक बंदा आता है और बोलता है कि चुप हो जाओ, आज लंच का वक्त है, ये फ्री टाइम है, मुझे लगता है कुछ ना कुछ तो होगा। इसके बाद वो सीडी को चेंज करता है, स्कूल के अंदर भी वही नया गाना बजने लगता है लेकिन घंटा कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और ये भी चिल्लाने लगता है कि मुझे लगा था कुछ होने वाला है लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। घंटा कुछ नहीं होगा चिल्लाने से वैसे भी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम 21st सेंचुरी में आते हैं। न्यूयॉर्क सिटी के अंदर यूएन हेडक्वार्टर के अंदर एक टकलू भाषण दे रहा होता है, कैसे वो 100 सालों से जिंदा हैं, कैसे वो 100 सालों से बड़े बड़े खतरे से सरवाइव कर चुके हैं। क्यों नहीं करोगे, खतरे तो तुम ही पैदा करते हो ना, जंग तुम ही शुरू करते हो, कभी हिरोशिमा के ऊपर एटम बम डाल देते हो तो कभी नागासाकी के ऊपर, तो साले तुम ही तो सरवाइव करोगे। आगे ये टकलू बोलता है ये सब कुछ एक इंसान की वजह से हुआ है, एक इंसान जिसने इंसानियत नस्ल को बचा लिया है। इसके बाद हम देखते हैं उस बंदे को जो चलता हुआ आता है, सिर्फ पैर ही देख पाते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां पे हम एक नंगी पुंगी लड़की को देखते हैं जो अपने बेड में सो रही होती है। अचानक से उसे शायद कुछ भयानक सा सपना आता है, कुछ आहट सा महसूस होता है जिसकी वजह से उसकी आंखें खुल जाती है। वो सोचती है कहीं ये फिर से वही तो नहीं, कहीं वही खौफनाक चीज तो फिर से नहीं आ गई है। आगे हमें पता लगता है इस लड़की को ऐसे सपने आते रहते हैं, रात के बीच में वैसे ही उठ जाती है। इसके बाद ये लड़की खिड़की की तरफ जाती है और बोलती है कि नहीं, फिर से नहीं, कुछ भी, लेकिन वो फिर से नहीं। इसके बाद हम देखते हैं वो लड़की देखती है एक मॉन्स्टर को, उस मॉन्स्टर को मोतिया बिंदु हो गया होता है इसीलिए उसकी आंखें पूरी तरह से सफेद सफेद दिख रही होती है। इसके बाद हम 1997 का एक सीन देखते हैं जहाँ पे केंजी नाम का एक बंदा होता है जो अपनी शॉप के अंदर होता है। उसके पीठ पे एक छोटा सा बच्चा होता है जिसका नाम होता है काना। काना बार बार रो रहा होता है। केंजी की मॉम एक न्यूज़पेपर पढ़ती है जहाँ पे लिखा होता है कि अफ्रीका में एक वायरस फैल चुका है और केंजी चिल्लाता है कि मम्मा वो सिर्फ बेचने के लिए है, अगर तुम उसे पढ़ना है तो तुम्हें उसे खरीदना पड़ेगा। इसके बाद केंजी की मॉम न्यूज़पेपर रख देती है। केंजी बोलता है कि मम्मा आपने तो उस न्यूज़पेपर को खराब कर दिया, वैसे आपने एक केक भी खाया था लंच के लिए बिना पैसे दिए। इसके बाद उसकी मॉम बोलती है कि नहीं मैंने तो नहीं खाया था और तब केंजी बोलता है कि झूठ मत बोलिए, 8 पीसेस थे, 7 बिक चुके हैं, एक और पीस कहाँ पे है? आपने कहा था कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो आप मुझे पुलिस में दे देंगे, लेकिन आप ये खुद कर रही हैं। और इसके बाद केंजी की मॉम टिपिकल इंडियन मॉम की तरह बोलती है, हाय रे हाय क्या हो गया, मेरा बेटा ही मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहा है चोरी का, मैं अपने ही शॉप से चोरी करूंगा क्या रे, तेरी बहन कल मुई थी रे, उसने अपने छोटे बच्चे को हमारे सर पे लाद दिया रे और वो चली गई रे। इसके बाद केंजी बोलते कि नहीं आप उसके बारे में ऐसा कैसे सोच सकती हैं, उसके बारे में जरा सोचिए, उसकी हालत क्या हुई होगी, कोई अपने छोटे बच्चे को छोड़ के जाता है क्या, उसकी भी मजबूरी को समझने की कोशिश कीजिए। इसके बाद काना रोने लगता है और केंजी बोलता है काना चुप हो जाओ, हम तुम्हारी मॉम को बहुत जल्दी ढूंढ लेंगे, मैंने पुलिस को भी बता दिया है। लेकिन तभी यहाँ पे पुलिस आ जाती है, लेकिन पुलिस किसी और सिलसिले में यहाँ पे आई होती है। इसके बाद हमें पता लगता है केंजी का ये जो शॉप है पहले ये दारू का दुकान हुआ करता था लेकिन केंजी ने इसे बदल दिया होता है। केंजी की मॉम इसी बात से उसे नाराज होती है क्योंकि केंजी के पिता ने केंजी के दादाजी के पैसे से उस दुकान को खोला था लेकिन केंजी ने उसे बदल दिया। इसके बाद पुलिस वाले सवाल करते हैं क्या केंजी अभी भी डिलीवरी करता है और इसके बाद केंजी बोलता है कि हाँ मैं करता हूँ लेकिन सिर्फ बूढ़े लोगों के लिए। इसके बाद पुलिस वाले बोलते हैं क्या तुमने शिकीशिमा के पास कोई डिलीवरी की थी? शिकीशिमा केंजी का कॉलेज प्रोफेसर होता है इसीलिए केंजी ने 2 हफ्ते पहले डिलीवरी की थी और जब ये डिलीवरी कर रहा था तब उनकी वाइफ ने भी इसे देखा था। इसके बाद केंजी सवाल करता है कि शिकीशिमा के साथ क्या हुआ और पुलिस वाले बोलते हैं कि वो गायब हो चुके
हैं। ये बोलते हैं कि कौन, और ये बताते हैं कि पूरी फैमिली गायब हो चुकी है। इसके बाद केंजी दुखी हो जाता है क्योंकि इसने पैसे नहीं लिए थे, उधारी पे दिया था ना बेचारा दुकानदार। इसके बाद पुलिस बोलता है उनके घर में 2 खाली बियर की बोतल मिली है। इसके बाद केंजी अपने सर के ऊपर हाथ पटकता है और बोलता है मेरे दारू पी के भाग गए रे। यानी कि केंजी अभी भी छुप छुप के दारू बेचता है। पुलिस वालों को ये अच्छी तरह से बेवकूफ बना देता है और पुलिस वालों को अपनी मार्केटिंग करवाता है और बोलता है कि अगर तुम्हें कोई सामान चाहिए तो मेरे पास आओ ना, मैं तुमको डिस्काउंट में दूंगा। और इसके बाद हम देखते हैं केंजी अपनी गाड़ी लेके आगे जाता है, लेकिन बीच में उसका शायद एक मोटू सा दोस्त मिल जाता है जो उसे रोक लेता है। ये मोटू कुछ हॉट लड़कियों के बारे में बातें करता है, यानी कि ये दोनों के दोनों ठरकी हैं। और ये मोटू आगे बताता है इनका एक दोस्त होता है जिसका नाम होता है कैरो योन, उसकी शादी होने वाली है और इसीलिए ये दोनों 10-10 हजार येन देने का वादा करते हैं, मतलब गिफ्ट के तौर पे। वहां पे पैसे देते होंगे, हम तो साला गिफ्ट देते हैं। इसके बाद मोटू बोलता है तुम्हें याद है ना बचपन में हमने उसकी नुन्नू के ऊपर एक मेंढक को बनाया था, अगर वो मेंढक अभी भी उसके नुन्नू पे होगा तो सोचो सुहागरात के दिन उसकी बीवी कितना ज्यादा चिल्लाएगी। इसके बाद ये दोनों हंसी मजाक करते हैं और केंजी यहाँ से निकल जाता है। केंजी शिकीशिमा के घर में जाता है, वहां पे कोई नहीं होता, लेकिन इसको फ्री की बियर की खाली बोतल मिलती है जिनको ये उठा लेता है। लेकिन तभी ये एक सिंबल को देखता है और याद करने की कोशिश करता है, साला इस सिंबल को तो मैंने कहीं पे देखा है, लेकिन कहाँ पे देखा है। इसके बाद हम 1969 का सीन देखते हैं जहां पे केंजी और उसके दोस्तों ने एक सीक्रेट हाइडआउट बनाया होता है। वो भी सिर्फ जो पेड़ होते हैं ना, छोटे छोटे पेड़, क्या बोलते हैं उन्हें, पौधों को मोड़ मार करके इन्होंने बनाया होता है और उसके अंदर ही होते हैं। और ये लोग बातें करते हैं कि ये सिर्फ इनका हाइडआउट नहीं होगा, ये उनका बेस होगा। और ये यहाँ पे एक रेडियो लाने की बातें करते हैं, कुछ मांगा लाने की बातें करते हैं और उनमें से एक कमीना बच्चा होता है जो बोलता है मैं अपने डैड की सीक्रेट मैगजीन को ले आऊंगा। सीक्रेट का मतलब समझते हो ना, वही नंगी पुंगी वाली मैगजीन, वो सब लाने का वादा करता है। और एक बच्चा बोलता है कि बस कर भाई, अब मत बोल, अगर तू ज्यादा बोलेगा तो मेरा छोटा भाई नींद से उठ जाएगा। लेकिन तभी 2 बच्चे गाना गाते हुए इनके हाइडआउट की तरफ आने लगते हैं। ये सब झाड़ियों से उन्हें देखते हैं और देखने के बाद इनकी फट जाती है क्योंकि ये 2 बच्चे सबसे ज्यादा शैतान बच्चे होते हैं। ये दोनों जुड़वे होते हैं, इनका नाम होता है यानबो और मावो और ये बहुत ही ज्यादा शैतान होते हैं। इनकी फट जाती है। आगे हम देखते हैं ये शैतान बच्चे एक ड्रैगन फ्लाई को लेते हैं, उसकी पंख को निकाल देते हैं, बड़े ही निर्दय तरीके से उस छोटे से पक्षी की जान ले लेते हैं और गाना गाते हुए यहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद सब लोग राहत की सांसें लेते हैं और एक बच्चा बोलता है मैंने लगभग अपनी पैंट में मुंह ही दिया था। एक और बच्चा होता है जिसका नाम होता है ओटचो और वो अपने ग्रुप के लिए एक सिंबल बनाता है और इस सिंबल का नाम होता है फ्रेंडशिप सिंबल और वो बोलता है कि इस सिंबल का अगर कोई जानता है तो वो एक असली फ्रेंड है। इसके बाद हम रियल टाइम में आते हैं जहाँ पे केंजी उसी सिंबल को देख के याद करने की कोशिश कर रहा होता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे यूएन न्यू ईयर का सीन हम देखते हैं जहाँ पे लोग एक्साइटेड होते हैं उस बंदे से मिलने के लिए जिसने पूरी सेंचुरी को बचाया होता है। लोग उसे फ्रेंड के नाम से पुकार रहे होते हैं। एक बंदा बोलता है कि मैं फ्रेंड का स्पीच सुनने के लिए बेकरार हूँ। तभी दूसरा बंदा बोलता है कि नहीं, आज वो कुछ नहीं बोलेगा और एक और बंदा बोलता है कि यानी कि आज वो फ्लोट करेगा, हवा में उड़ेगा। इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड इनके सामने माइक के सामने आके खड़ा हो जाता है लेकिन कुछ भी नहीं बोलता। सब लोग शांत हो जाते हैं लेकिन सब लोग अचानक से शोर मचाने लगते हैं। सब लोग बोलते हैं कि अविश्वसनीय, भरोसा ही नहीं हो रहा कि ये सच में हो रहा है। और हम देखते हैं यहाँ पे फ्रेंड हवा में उड़ रहा होता है। साला जादूगर है क्या? इसके बाद हम देखते हैं फ्रेंड के पैरों के नीचे भी वही निशान बना हुआ होता है। इसके बाद हम देखते हैं केंजी को जो अभी भी उस निशान को देख के याद करने की कोशिश करता है लेकिन उसे ज्यादा कुछ याद नहीं आता। और इसी के साथ ये चैप्टर हो जाता है खत्म। दोस्तों इस चैप्टर के अंदर आपको कुछ भी अच्छा लगा फिर मजा तो इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके कुछ भी अच्छा सा लिख देना। और अगर तुम्हें इसके आगे के चैप्टर्स भी चाहिए तो फिर इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या फिर किसी एनिमे लवर के साथ शेयर कर देना। और अगर इस वीडियो में अच्छे रेस्पॉन्स रहेंगे तो मैं इसके ऊपर आगे की वीडियो भी जल्द से जल्द ले आऊंगा। और मैंने अभी तक तुम्हें कमेंट करने के लिए नहीं कहा है तो तुमने किया भी नहीं होगा, तो अब कर दो। अब तो मैंने कह दिया ना, अब कमेंट कर दो। और अगर चैनल पे नए हो तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके बाद घंटा या फिर घंटी जो भी तुम्हें दिखेगा उसको एकदम जोरों से बजा देना, एकदम टन करके आवाज आ जानी चाहिए।